ये there, कभी सोचा है कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री अपना पैसा कैसे मैनेज करती है? इंटरेस्टिंग सवाल है। इमेजिन करो, एक फैमिली बजट पर मिलियन टाइम्स बड़ा और कॉम्प्लेक्स। हाँ, बिल्कुल, पूरे देश का बजट। तो आज हम थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट और टैक्सेस की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग सफर करने वाले हैं। साउंड्स गुड। क्या क्या है आज के मेन्यू में? कुछ सीक्रेट्स अनकवर करेंगे, जैसे कैपिटल और रेवेन्यू बजट का डिफरेंस, जीएसटी का फंडा क्या है, और भी बहुत कुछ। अच्छा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है शुरू में, पर हम इसे सिंपल बना देंगे, समझे? हाँ, लेट्स ट्राई। तो आज की इस खास चर्चा में ये है हमारा लर्निंग मैप। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके। पहला, कैपिटल बजट वर्सेस रेवेन्यू बजट का फर्क। ये 2021 का सवाल था। राइट, फंडामेंटल्स। फिर जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017 के पूछे का लॉजिक, और कोविड ने कैसे सब हिलाया 2020। ये इंपॉर्टेंट है। फेडरल रिलेशंस भी। उसके बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन में पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या रहे हैं 2019। फिस्कल मैनेजमेंट। हाँ। फिर हम देखेंगे कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में शामिल हुए और उसका रेवेन्यू पर क्या असर हुआ 2019। अच्छा, जीएसटी का इम्पैक्ट। इसके बाद 2018-19 बजट के एलसीजीटी और डीडीटी चेंजेस पर बात करेंगे। 2018 कैपिटल मार्केट्स वाला एंगल। ओके, एलसीजीटी, डीडीटी। फिर 2017-18 बजट का वो विजन, ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया 2017। हाँ, टीईसी इंडिया, याद है। उसके बाद जेंडर बजटिंग की जरूरत और इंडिया में उसका क्या स्टेटस है 2016। सोशल इक्विटी, गुड टॉपिक। फिर थोड़ा पीछे जाके एफआरबीएम एक्ट 2003 क्यों लाया गया और कितना इफेक्टिव रहा 2013। फिस्कल डिसिप्लिन वाला एक्ट, राइट। इसके बाद टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब समझेंगे हाउसिंग सेक्टर के एग्जांपल से 2013। इनडायरेक्ट सब्सिडीज। और आखिर में जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और इसके रोल आउट में देरी क्यों हुई 2013। द व्हाई एंड व्हाई द वेट। तो पूरा टाइमलाइन कवर हो रहा है लगभग। हाँ, रेडी हो इस जर्नी के लिए? चलो शुरू करते हैं। लेट्स गो। क्वेश्चन 2021, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ दीज बजट्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, गवर्नमेंट बजटिंग फंडामेंटल्स, कैपिटल बजट वर्सेस रेवेन्यू बजट, क्या है अंतर? ओके, तो पहला सवाल, लेट्स अनपैक दिस। सरकार के बजट के ना दो मेन हिस्से होते हैं। हाँ, कैपिटल और रेवेन्यू। बिल्कुल। तो कैपिटल बजट को सोचो जैसे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना, रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स बनाना, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना, बेसिकली एसेट्स क्रिएट करना। राइट, लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनका बेनिफिट आगे मिलेगा। एग्जैक्टली। जबकि रेवेन्यू बजट वो रोजमर्रा के खर्चे हैं, सैलरीज देना, सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे करना, समझे? हाँ, मतलब डेली रनिंग कॉस्ट्स। जो रिकरिंग है। परफेक्ट। एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, दूसरा डेली रनिंग कॉस्ट। और जस्ट टू गिव एन आइडिया, यूनियन बजट 2025-26 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना प्रोजेक्ट किया गया है? मैसिव, 50.65 लाख करोड़। वाओ, दैट्स अ ह्यूज नंबर। इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझे? गुड पॉइंट। मान लो एक फैमिली है, वो घर खरीदती है या कोई बिजनेस शुरू करती है, ये हो गया उनका कैपिटल बजट जैसा, एसेट बन रहा है। ओके, मेक सेंस। और फिर घर का किराया देना, राशन का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, ये सब रिकरिंग है, ये हो गया रेवेन्यू बजट जैसा। सही है। तो गवर्नमेंट के लिए नया हाईवे बनाना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। FY26 में इसके लिए 11.21 लाख करोड़ प्लान किया गया है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और सरकारी एम्प्लॉइज को सैलरी देना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दोनों बिल्कुल अलग अलग बकेट्स हैं। ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर कैसे करें अगर एक्सप्लेन करना हो तो? राइट, स्ट्रक्चर के लिए पहला इंट्रोडक्शन, बताओ कि ये डिफरेंस समझना क्यों जरूरी है गवर्नमेंट फाइनेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो टोटल एक्सपेंडिचर फिगर 50.65 लाख करोड़ मेंशन कर सकते हैं स्केल दिखाने के लिए। ओके, सेट द कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, कोर लॉजिक, यहां डिटेल में जाना है। पहले कैपिटल बजट एक्सप्लेन करो, पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, फ्यूचर रिटर्न्स, कंपोनेंट्स बताओ, रिसीट्स, पैसा कहां से आता है, मार्केट से उधार लेना, पुराने लोन्स रिकवर करना, पीएसयू शेयर्स बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, पैसा कहां जाता है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे खर्च, डिफेंस कैपिटल अराउंड 180,000 करोड़, स्टेट्स को लोन देना। ठीक है, कैपिटल बजट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू बजट एक्सप्लेन करो, हाँ। पर्पस, डे टू डे ऑपरेशंस, रिकरिंग खर्चे, कंपोनेंट्स, रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, ये करीब 25.83 लाख करोड़ यानी 83% है टोटल रेवेन्यू का। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, पीएसयू डिविडेंड्स, फीस, ये 5.45 लाख करोड़ या 17% प्लस ग्रांट्स। अच्छा, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। और एक्सपेंडिचर में? एक्सपेंडिचर में सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इसमें 20% इंक्रीज है 2025-26 में, टोटल का 19%। सब्सिडीज, फूड, फर्टिलाइजर और गवर्नमेंट डेट पर इंटरेस्ट पेमेंट्स। गॉट इट। कैपिटल फ्यूचर के लिए, रेवेन्यू प्रेजेंट के लिए, और उनके कंपोनेंट्स। तीसरा, कंक्लूजन, एंड में बोलो कि ये क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट को प्लानिंग और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ मॉनिटर करने में हेल्प करती है। सोशल सेक्टर स्पेंडिंग का इंक्रीज मेंशन करना ये भी दिखाता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के साथ प्रेजेंट वेलफेयर पर भी फोकस है। सही है। एक प्रेजेंटेशन टिप इसके लिए? हाँ, अपने नोट्स में एक सिंपल टेबल बना लो, साइड बाय साइड कंपैरिजन, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। की आइडिया क्या है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट क्रिएशन, रेवेन्यू इज रनिंग कॉस्ट, ऐसे याद रखो। गुड टिप। टेबल से क्लियर हो जाता है। अब थोड़ा पॉज करके इसको अपने शब्दों में बोलकर प्रैक्टिस करो, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बजट का डिफरेंस। प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो इन शॉर्ट, कैपिटल बजट फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता है, रेवेन्यू बजट आज के खर्चे चलाता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। Question 2020. Explain the rationale behind the Goods and Services Tax Compensation to States Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST Compensation Fund and created new federal tensions? Broad micro theme, GST and federal relations. GST Compensation Act, states को बचाने का वादा. Okay, next question. ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब GST आया ना, One Nation One Tax. हाँ, जुलाई 2017 में। तो स्टेट्स को थोड़ी चिंता थी। उनको लगा कि उनका जो टैक्स रेवेन्यू पहले आता था, वो शायद कम हो जाएगा जीएसटी के बाद। राइट, क्योंकि उनके बहुत सारे टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो गए थे, वैट, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा। एग्जैक्टली। तो सेंटर ने एक एक्ट बनाया, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये बेसिकली एक प्रॉमिस था। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस ये था कि स्टेट्स, अगर तुम्हारा जीएसटी रेवेन्यू हर साल 14% से कम बढ़ता है बेस ईयर 2015-16 के कंपैरिजन में, तो सेंटर उस शॉर्टफॉल को कॉम्पनसेट करेगा पहले 5 साल के लिए,
कूल ना, एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी थी स्टेट्स के लिए। अच्छा, मतलब अगर ग्रोथ टारगेट मीट नहीं हुआ तो सेंटर पैसे देगा। हाँ, सोचो जैसे आपने दोस्त के साथ नया बिजनेस शुरू किया और आपने प्रॉमिस किया कि अगर शुरू में प्रॉफिट कम हुआ तो आप कवर करोगे, वैसा ही कुछ। सही एनालॉजी है। और ये कॉम्पेंसेशन का पैसा कहाँ से आना था? एक स्पेशल कॉम्पेंसेशन सेस लगाया गया था लग्जरी आइटम्स पर, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, फैंसी कार्स वगैरह पर। उससे फंड कलेक्ट होना था। ओके, सेस से फंडिंग सब ठीक चल रहा था। फिर आ गया कोविड-19 ओ और सब गड़बड़ हो गया। जीएसटी कलेक्शंस ड्रास्टिकली गिर गए। अप्रैल 2020 में तो 80-90% ड्रॉप, लॉकडाउन का टाइम था वो। ओ तो कॉम्पेंसेशन फंड का क्या हुआ? फंड खाली हो गया ऑलमोस्ट। स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करना मुश्किल हो गया। तो इसको स्ट्रक्चर कैसे करें, पूरी स्टोरी को? ऐसे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो एक्ट को इंट्रोड्यूस करके। बोलो ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था स्टेट्स को फिस्कल सिक्योरिटी देने के लिए जीएसटी ट्रांजिशन के टाइम। शायद आर्टिकल 279 AM का मेंशन भी कर सकते हो। ओके। बैकग्राउंड सेट। कोर लॉजिक, पहले रैशनल बताओ, क्यों लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, वो 14% रेवेन्यू ग्रोथ प्रोटेक्शन, कॉम्पेंसेशन सेस का मैकेनिज्म। फिर डिटेल में इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 बताओ, रेवेन्यू शॉर्टफॉल कितना हुआ, कॉम्पेंसेशन फंड में डेफिसिट, इस वजह से सेस का पीरियड मार्च 2026 तक एक्सटेंड करना पड़ा, बोरोइंग्स रीपे करने के लिए। राइट, रैशनल, फिर कोविड इंपैक्ट। और फाइनली फेडरल टेंशंस डिस्कस करो, सेंटर और स्टेट्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स, शॉर्टफॉल कैसे हैंडल करें, बोरोइंग ऑप्शंस पर फ्रिक्शन, स्टेट्स को लगा उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खतरे में है, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा, कुछ स्टेट्स ने लीगल एक्शन की बात भी की। हाँ, ये टेंशंस काफी न्यूज में थे उस टाइम। कंक्लूड करो कि मैकेनिज्म अच्छा सोचा गया था, पर पैंडेमिक ने उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस में डाल दिया। इससे सीख ये मिली कि सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के लिए स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क्स चाहिए, जैसे बेटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या रेवेन्यू इंश्योरेंस जैसा कुछ, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में कैसे बेहतर बनाएं। गुड कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट कर रहा है। प्रेजेंटेशन टिप। वो प्रॉमिस या इंश्योरेंस वाली एनालॉजी से स्टार्ट कर सकते हो। कोर लॉजिक के लिए एक फ्लो चार्ट इमेजिन करो। स्टेट फेयर, कॉम्पेंसेशन एक्ट, सेस मैकेनिज्म, कोविड क्राइसिस, फंड शॉर्टफॉल, सेंटर स्टेट टेंशन, नीड फॉर बेटर फ्रेमवर्क्स। विजुअल फ्लो हेल्प्स। नाइस आइडिया। फ्लो चार्ट से सीक्वेंस क्लियर हो जाते हैं। ओके, अब पॉज करके एक्ट का मेन रीजन और कोविड का इंपैक्ट, इसको एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेइंग। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। तो बेसिकली जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट स्टेट्स के लिए सेफ्टी नेट था, पर कोविड ने इस सिस्टम को टेस्ट किया और सेंटर स्टेट रिलेशंस में टेंशन पैदा की। अंडरस्टूड। Question 2019. The public expenditure management is a challenge to the government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it. Broad micro theme: fiscal management post-liberalization. सरकारी खर्चा मैनेज करना, पोस्ट लिबरलाइजेशन का चैलेंज। ठीक है, अगला सवाल। 1991 के बाद जब इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई, लिबरलाइजेशन हुआ। हाँ, ग्रोथ बढ़ी, लेकिन सरकारी खर्चा मैनेज करना यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज बन गया। क्यों चैलेंज बन गया? सोचो, सरकार को देश भी चलाना है, डेवलपमेंट भी करना है, रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और साथ में अपना बजट भी कंट्रोल में रखना है, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत ट्रिकी है। सही बात है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये चैलेंज रियल है। देखो 2023 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.87% था। ये नंबर ही दिखाता है कि प्रॉब्लम है। इसको भी रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लो आपकी सैलरी बढ़ गई, लिबरलाइजेशन के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, नई नीड्स आ गई हैं, पर सेविंग्स भी करनी है, लोन भी मैनेज करना है, फिस्कल प्रूडेंस। राइट, नीड्स वर्सेस प्रूडेंस। सरकार के लिए भी सेम डिलेमा है। एक तरफ डेवलपमेंट नीड्स हैं, इंफ्रा, सोशल स्कीम्स, दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है। अभी डेफिसिट 11.70 ट्रिलियन रुपीस है, FY25 एस्टिमेट का 74.5% ऑलरेडी, और टारगेट है इसको 2025-26 तक 4.4% ऑफ जीडीपी पर लाने का। टफ टास्क। हाँ, काफी चैलेंजिंग लग रहा है टारगेट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा एक्सप्लेनेशन के लिए? स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट सेट करो। पोस्ट लिबरलाइजेशन ग्रोथ ने स्पेंडिंग नीड्स बढ़ाई, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैलेंज भी लाया। रीसेंट फिस्कल डेफिसिट फिगर 5.87% मेंशन करके स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इंट्रोड्यूस द चैलेंज। कोर लॉजिक, पहले चैलेंजेस डिटेल में बताओ। 1. फिस्कल कंसोलिडेशन प्रेशर, डेफिसिट हाई है, वो 4.4% का टारगेट डिफिकल्ट है। 2. एक्सपेंडिचर क्वालिटी इश्यूज, क्या पैसा इफेक्टिवली खर्च हो रहा है, कभी कभी रनिंग कॉस्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब 6.2%, एसेट क्रिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हालांकि ये भी बढ़ रहा है, अब 17% इन 2024-25 से ज्यादा बढ़ जाते हैं। सब्सिडीज पर डिपेंडेंसी, लीकेजेस, ये इश्यूज हैं। 3. रिसोर्स एलोकेशन इनएफिशिएंसीज, क्या वेलफेयर स्कीम सही लोगों तक पहुंच रही है, सोशल स्पेंडिंग और फिस्कल डिसिप्लिन में बैलेंस बनाना मुश्किल है। ठीक है, चैलेंजेस, प्रेशर, क्वालिटी, एलोकेशन। फिर रिफॉर्म मेजर्स डिस्कस करो जो लिए जा रहे हैं। 1. एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी यूज करना लीकेजेस कम करने के लिए, और आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क से ट्रैक करना कि स्पेंडिंग से रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। 2. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस बढ़ाना, प्रोजेक्टेड 10.1% राइज इन 2025-26। 3. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना फंड्स ट्रैक करने के लिए, गेम यूज करना एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट के लिए। अच्छा, तो चैलेंजेस के साथ सॉल्यूशंस रिफॉर्म्स भी बताने हैं। डीबीटी, कैपेक्स फोकस, टेक्नोलॉजी। कंक्लूजन, एंड में एम्फसाइज करो कि FRB एक्ट जैसे रूल्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना और स्पेंडिंग की क्वालिटी पर फोकस करना, बेटर टारगेटिंग, मॉनिटरिंग जरूरी है। इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी मेंशन कर सकते हो, जैसे मलेशिया टारगेटेड सब्सिडीज या टंजानिया रिसोर्स मैनेजमेंट। सही है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इज की। प्रेजेंटेशन टिप इसके लिए। चैलेंजेस को बुलेट पॉइंट्स में रखो, याद रखना आसान होगा। रिफॉर्म्स को सॉल्यूशंस की तरह प्रेजेंट करो। वो हाउस होल्ड बजट वाली एनालॉजी यहां भी काम करेगी, बैलेंसिंग नीड्स, गोल्स एंड सेविंग्स। गॉट इट, एनालॉजी हेल्प्स कनेक्ट। अब पॉज करके 3 मेन चैलेंजेस को समराइज करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सेइंग फिस्कल प्रेशर, एक्सपेंडिचर क्वालिटी, एलोकेशन, इनएफिशिएंसी। ठीक है। इन शॉर्ट, पोस्ट लिबरलाइजेशन पब्लिक स्पेंडिंग मैनेज करना टफ है, डेफिसिट और क्वालिटी इश्यूज के कारण, पर डीबीटी और टेक जैसे रिफॉर्म्स सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। मेक सेंस। क्वेश्चन 2019,
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the goods and services tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017. Broad micro theme: GST implementation and impact. GST का जादू, कौन से टैक्सेस हुए गायब और रेवेन्यू का क्या हुआ? हमने GST की बात पहले भी की, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। GST जुलाई 1, 2017 को आया, वन नेशन वन टैक्स का एम था। हाँ, सिस्टम को सिंप्लीफाई करना था। एग्जैक्टली इसने सेंटर और स्टेट्स के बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स बना दिया। सोचो, पहले कुछ खरीदो तो सेंट्रल एक्साइज लगता था, फिर स्टेट का वैट, कई एंट्री टैक्स, कितना कंफ्यूजिंग था। बिल्कुल, टैक्स ऑन टैक्स पे लगता था, कैस्केडिंग इफेक्ट। हाँ, अब जैसे रेस्टोरेंट जाते हो, पहले बिल पर सर्विस टैक्स, वैट, शायद कुछ और भी होता था, अब सिर्फ GST लगता है। CGST प्लस SGST या फिर IGST अगर स्टेट के बाहर से ट्रांजैक्शन है। सही है, तो कौन कौन से टैक्सेस रिप्लेस हुए, लिस्ट बता सकते हो? जरूर। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी CVD, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स SAD, ये सब गए। ओके, सेंटर के ये मेन टैक्सेस। और स्टेट लेवल पर? स्टेट लेवल पर स्टेट वैट या सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो सेंट्रल लगाता था पर स्टेट कलेक्ट करता था, एंटरटेनमेंट टैक्स मोस्टली, कुछ लोकल बॉडीज वाले छोड़कर, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग टैक्सेस, ये सब GST में मिल गए। काफी क्लीन अप हुआ। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। अब इसका रेवेन्यू पर क्या इंपैक्ट हुआ सिंस 2017? रेवेन्यू इंप्लीकेशंस मिक्स्ड रहे हैं, स्पेशली शुरू में, लेकिन अब पिक्चर काफी पॉजिटिव है। कैसे? स्ट्रक्चर में देखते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टार्ट करो GST को इंट्रोड्यूस करके, वन नेशन वन टैक्स, रिफॉर्म सिंप्लीफाइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस सिंस जुलाई 1, 2017। ठीक है, बेसिक इंट्रो। कोर लॉजिक, पहले सबस्यूम्ड टैक्सेस की लिस्ट दो, क्लियरली कैटेगराइज करो। सेंट्रल लेवल एक्साइज, सर्विस टैक्स, CVD, SAD एटसेट्रा, और स्टेट लेवल वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एटसेट्रा। फिर रेवेन्यू इंप्लीकेशंस डिस्कस करो। इसमें पॉजिटिव्स बताओ। अब कलेक्शंस काफी स्ट्रांग हैं। मई 2025 में 2.01 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ, 16.4% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। अप्रैल 2025 में 2.37 लाख करोड़। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो कलेक्शंस अब स्ट्रांग हैं, लेकिन शुरू में चैलेंजेस थे। हाँ, वो भी मेंशन करना है। चैलेंजेस, इनिशियली स्टेट्स को रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन एक्ट आया। MSMEs को कंप्लायंस थोड़ा मुश्किल लगा, कॉम्पनसेशन पेमेंट्स में डिलेज हुई, और जनरल इंप्लीमेंटेशन इश्यूज थे शुरू में। ओके, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, चैलेंजेस दोनों कवर करने हैं। कंक्लूजन, फिर क्या फॉरवर्ड बताओ। गवर्नमेंट का टारगेट है रेवेन्यू ग्रोथ का 11% राइज टू 11.78 लाख करोड़। कंप्लायंस इंप्रूव करना है, इवेजन रोकना है, GSTN को और स्ट्रॉन्ग करना है। कंक्लूड करो कि GST में पोटेंशियल है, स्टेबलाइज हो रहा है, पर ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है जिसमें रेगुलर रिफाइनमेंट की जरूरत है, जैसे ई-इनवॉइसिंग, ई-वे बिल्स। सही है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी है। प्रेजेंटेशन टिप: टैक्सेस की लिस्ट को 2 कॉलम्स में दिखाओ, सेंट्रल एंड स्टेट, इजी टू ग्रास्प। रेवेन्यू इंप्लीकेशंस को प्रोज, स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस अप, और कॉन्स, इनिशियल चैलेंजेस की तरह स्ट्रक्चर करो। और वो लेटेस्ट कलेक्शन फिगर्स 2.01 लाख करोड़ यूज करो इंपैक्ट दिखाने के लिए। नंबर्स बात करते हैं। राइट, डेटा मेक्स इट कॉन्क्रीट। पॉज करो और सेंट्रल और स्टेट लेवल के कम से कम 2 टैक्स के नाम बोलो जो GST में सब्ज्यूम हो गए। प्रैक्टिसिंग। ओके, सेंट्रल से एक्साइज, सर्विस टैक्स, स्टेट से वैट, एंट्री टैक्स। ठीक है, बेसिकली GST ने बहुत सारे सेंटर और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया। शुरू में चैलेंजेस थे, पर अब रेवेन्यू कलेक्शंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं। गॉट इट। क्वेश्चन 2018. Comment on the important changes introduced in respect of the long-term capital gains tax (LCGT) and dividend distribution tax (DDT) in the Union Budget for 2018-2019. Broad micro theme: capital market taxation reforms. Budget 2018-19 के big moves. LCGT और DDT में क्या बदला? ओके, अब थोड़ा स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं। 2018-19 का बजट। हाँ, इसमें LCGT और DDT पर चेंजेस हुए थे। बिल्कुल, 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस में बड़े चेंजेस किए गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स LCGT ऑन शेयर्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT। एम था मार्केट को और ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाना। तो क्या चेंज हुआ था LCGT में? पहले तो नहीं था ना LCGT शेयर्स पर मोस्टली। सही, पहले अगर आप शेयर्स 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचते थे और प्रॉफिट होता था LTCG, तो उस पर जनरली टैक्स नहीं लगता था, कुछ कंडीशंस के साथ। 2018 बजट ने कहा अब नहीं, अब 1 लाख से ज्यादा के LTCG पर 10% टैक्स लगेगा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर। अच्छा, 10% टैक्स आ गया 1 लाख से ऊपर के गेन पर। तो जो पहले से इन्वेस्ट किए हुए थे उनका क्या? गुड क्वेश्चन। उसके लिए ग्रैंडफादरिंग क्लॉज लाई गई, मतलब 31 जनवरी 2018 तक जो भी गेन्स हो चुके थे उन पर ये नया टैक्स नहीं लगा, उनको प्रोटेक्ट किया गया और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी दिया गया कैलकुलेशन के लिए। ओके, प्रोटेक्शन फॉर पास्ट गेन्स, फेयर इनफ। और DDT में क्या चेंज हुआ? DDT में भी बड़ा चेंज था। पहले कंपनी डिविडेंड देने से पहले उस पर DDT पे करती थी, बजट ने ये सिस्टम अबॉलिश कर दिया। तो फिर डिविडेंड पे टैक्स कौन देता है? अच्छा, शेयर होल्डर्स देते हैं, डिविडेंड उनकी इनकम में ऐड होता है और उनके अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। एक छोटा सा चेंज और था, 5,000 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड पर TDS कटने लगा, और वो 10% एडिशनल टैक्स जो हाई डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए पर लगता था इंडिविजुअल्स के लिए, वो हटा दिया गया। अच्छा, तो टैक्स का बर्डन कंपनी से शेयर होल्डर पर शिफ्ट हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, फ्रेम करो 2018 के LCGT और DDT चेंजेस को सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स की तरह जो ट्रांसपेरेंसी और इक्विटी लाने के लिए किए गए। ओके, सेट द स्टेज। कोर लॉजिक, पहले डिटेल में चेंजेस इन LCGT बताओ। 10% टैक्स ओवर 1 लाख रुपए गेन, वो क्रूशियल ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, Jan 31, 2018 तक के गेन सेफ, STT एग्जेम्पशन का लिंक हटना, इंडेक्सेशन का इंट्रोडक्शन।
फिर डिटेल में चेंजेस इन डीडीटी बताओ, कंपनी लेवल पर डीडीटी अबॉलिश, टैक्स शिफ्ट टू शेयर होल्डर हैंड्स एट एप्लीकेबल स्लैब रेट्स, टीडीएस का इंट्रोडक्शन, वो एडिशनल 10% टैक्स का रिमूवल। दोनों चेंजेस क्लियर होने चाहिए, एलसीजीटी अलग, डीडीटी अलग। हाँ, फिर डिस्कस करो इंपैक्ट एंड इंप्लीकेशंस, ये चेंजेस क्यों किए गए, पोटेंशियल फॉर हायर टैक्स रेवेन्यू, मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव करना, डीडीटी का कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना और इंडिया के टैक्स सिस्टम को ग्लोबल प्रैक्टिसेस जैसे ओईसीडी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना। राइट, रैशनल एंड इम्पैक्ट। कंक्लूजन, समराइज करो कि रिफॉर्म्स एक स्टेप थे टुवर्ड्स अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट टैक्स इकोसिस्टम। इससे रेवेन्यू जनरेशन और मार्केट डेवलपमेंट दोनों गोल्स अचीव करने की कोशिश की गई, साथ ही इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से अलाइन भी किया गया। मेक सेंस। प्रेजेंटेशन टिप। एलजीटी और डीडीटी चेंजेस को अलग अलग एक्सप्लेन करना क्लैरिटी के लिए। ग्रैंडफादरिंग को सिंपल वर्ड्स में समझाओ। रूल चेंज से पहले के कमाए हुए गेन सेफ थे। इंपैक्ट को पॉजिटिव पॉइंट्स में लिस्ट करो। गोल्स क्या थे इस रिफॉर्म के? सही है, सिंप्लिसिटी इसकी। रुको, और एलसीजीडी का मेन चेंज 10% टैक्स ओवर 1 लाख और डीडीटी का मेन चेंज टैक्स शिफ्टेड टू शेयर होल्डर एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिसिंग। ठीक है, एलसीजीटी 10% अबव 1 layer, डीडीटी शिफ्टेड टू शेयर होल्डर, प्रैक्टिस नीडेड। इन शॉर्ट, 2018 बजट ने शेयर्स पर एलटीसीजी टैक्स वापस लाया, पास्ट गेन्स प्रोटेक्टेड और डिविडेंड टैक्स को कंपनी से शेयर होल्डर पर शिफ्ट कर दिया, सिस्टम को ज्यादा फेयर और एफिशिएंट बनाने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन 2017, one of the intended objectives of the Union Budget 2017-18 is to transform, energize and clean India. Analyze the measures proposed in the budget 2017-18 to achieve the objective. Broad micro theme, budgetary vision and initiatives, TEC India, बजट 2017 का विजन और एक्शन प्लान। हर बजट का ना एक थीम होता है, एक विजन। 2017-18 बजट का विजन था ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, शॉर्ट में टीईसी। हाँ, टीईसी इंडिया मतलब क्या था इसका? मतलब था इंडिया को बदलना, ट्रांसफॉर्म, उसमें नई ऊर्जा भरना, एनर्जाइज और उसे साफ करना, क्लीन। इस विजन को अचीव करने के लिए बजट में स्पेसिफिक मेजर्स प्रपोज किए गए थे, पैसा एलोकेट किया गया था। अच्छा, तो इसको कैसे समझें? प्रोजेक्ट की तरह? हाँ, बिल्कुल। इमेजिन देश एक प्रोजेक्ट है। ट्रांसफॉर्म का मतलब था इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, खासकर रूरल एरियाज में। जैसे एमजीएनआरईजीए को 48,000 करोड़ रुपए मिले, फार्म पॉइंट्स बनाने के टारगेट्स थे। पीएमएजी अडी रूरल हाउसिंग को 23,000 करोड़ रुपए मिले, टारगेट था 10 मिलियन घर 2019 तक और 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट मई 2018 तक। ओके, ट्रांसफॉर्म मतलब इंफ्रा, रूरल फोकस। एनर्जाइज का क्या मतलब था? एनर्जाइज मतलब इकोनॉमी को बूस्ट देना, यूथ को अपॉर्चुनिटीज देना। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस था, सोलर के लिए 4,000 करोड़, स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए एलोकेशन 2,000 करोड़ और डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन के बाद। राइट, इकोनॉमी बूस्ट, डिजिटल पुश और क्लीन। क्लीन इंडिया का फोकस था एनवायरनमेंट और सफाई पर। जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा सफाई को 2.10 करोड़ रुपीस मिले सीवेज ट्रीटमेंट अवेयरनेस के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन तो चल ही रहा था, उसके लिए सब्सटैंशियल फंडिंग थी, ओवरऑल 1.34 लाख करोड़। अच्छा, तो टीएचसी मतलब ट्रांसफॉर्म, इंफ्रा, एनर्जाइज, इकोनॉमी, क्लीन एनवायरनमेंट, इसका एनालिसिस कैसे स्ट्रक्चर करें? सिंपल स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करो ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया टीईसी विजन को 2017-18 बजट का गाइडिंग प्रिंसिपल। बोलो कि ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ एक शिफ्ट था। ओके, इंट्रोड्यूस द थीम। कोर लॉजिक, फिर तीनों पिलर्स के अंदर इनिशिएटिव्स डिटेल करो। ट्रांसफॉर्म, एमजीएनआरए एलोकेशन टारगेट्स, पीएमए ग्रामीण फंडिंग गोल, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट। एनर्जाइज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एलोकेशन, स्मार्ट सिटीज फंडिंग, डिजिटल इकोनॉमी पुश। क्लीन, नमामि गंगे एलोकेशन एक्टिविटीज, स्वच्छ भारत मिशन फंडिंग। हर पिलर के 2-3 कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दो। ठीक है, 3 पिलर्स एग्जांपल्स के साथ। कंक्लूजन, समराइज करो कि टीईसी अप्रोच ने बैलेंस डेवलपमेंट पर फोकस किया, रूरल इंफ्रा, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। मेंशन कर सकते हो कि आगे क्या जरूरत थी, डिजिटल इंफ्रा बिल्ड करना, स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा। सक्सेसेस जैसे स्वच्छ भारत या स्मार्ट सिटीज का प्रोग्रेस साइड कर सकते हो, ये दिखाने के लिए कि बजट प्रायोरिटीज एक्शन में कैसे बदलती हैं। गुड पॉइंट। शो द लिंक बिटवीन बजट एंड आउटकम्स। प्रेजेंटेशन टिप। टीसी को 3 क्लियर पिलर्स में डिवाइड करो, हर पिलर के नीचे 2-3 स्कीम्स और उनका बजट टारगेट मेंशन करो। नोट्स में सिंपल आइकन्स यूज कर सकते हो याद रखने के लिए। ट्रांसफॉर्म, बिल्डिंग आइकन, एनर्जाइज, लाइटनिंग बोल्ट, क्लीन, ब्रूम वाटर ड्रॉप। विजुअल क्यूज हेल्प। हाँ, आइकन से याद रहता है। पॉज करके टीसी के तीनों पिलर्स के नाम और हर एक का एक एग्जांपल स्कीम बताओ। प्रैक्टिस सेइंग। ट्रांसफॉर्म, पीएमआईजी, एनर्जाइज, सोलर, क्लीन, नमामि गंगे। ओके, सो बेसिकली बजट 2017-18 का टीसी विजन इंडिया को बेटर इंफ्रा, ट्रांसफॉर्म, मोर एनर्जी, एनर्जाइज और क्लीनर एनवायरनमेंट, क्लीन देने पर फोकस था, स्पेसिफिक स्कीम्स के थ्रू। अंडरस्टूड। Question 2016, Women Empowerment in India needs gender budgeting. What are the requirements and status of gender budgeting in the Indian context? Broad theme, social equity and fiscal policy. Gender budgeting. क्या ये women empowerment की चाबी है? वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ नारों से नहीं होता, इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, है ना? बिल्कुल, resources are crucial. तो यही कॉन्सेप्ट आता है जेंडर बजटिंग का। मतलब गवर्नमेंट बजट को इस तरह से प्लान करना, एलोकेट करना, ट्रैक करना कि उसका फायदा वुमेन तक भी आसानी से पहुंचे और जेंडर गैप कम हो। अच्छा, बजट में ही जेंडर पर्सपेक्टिव इंक्लूड करना। हाँ, इंडिया ने ये अप्रोच ऑफिशियली 2005-06 में शुरू की थी और अब इस पर काफी फोकस है। 2025-26 का एलोकेशन देखो, 4.49 लाख करोड़, 37% से ज्यादा इंक्रीज है। वाओ, दैट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। इसको एग्जांपल से समझा सकते हो? जेंडर बजटिंग एक्चुअल में कैसे काम करता है? सोचो, स्कूल बन रहा है तो प्लान में ये देखना कि लड़कियों के लिए अलग फंक्शनल टॉयलेट्स हैं या नहीं, या कोई हेल्थ स्कीम बन रही है तो प्रेग्नेंट विमेन के स्पेसिफिक नीड्स का ध्यान रखना। अच्छा, मतलब सिर्फ वुमेन ओनली स्कीम्स नहीं? बिल्कुल नहीं, वो तो है ही पार्टी ऑफ जेंडर बजट स्टेटमेंट, पर इससे भी इंपॉर्टेंट है कि सभी गवर्नमेंट स्कीम्स में जेंडर पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट हो। पार्ट बी, पूरे बजट को विमेन के लिए बेटर वर्क कराना है। गॉट इट, होलिस्टिक अप्रोच है।
तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और इंडिया में अभी क्या स्टेटस है? गुड क्वेश्चन। इसको ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस करो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग जीआरबी को। बताओ ये 2005 से शुरू हुआ फिस्कल पॉलिसी टूल है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। वो बड़ा एलोकेशन फिगर 4.49 लाख करोड़ मेंशन करके इंपॉर्टेंस हाईलाइट करो। ओके, इंट्रो विद कॉन्टेक्स्ट एंड स्केल। कोर लॉजिक, पहले रिक्वायरमेंट्स बताओ, क्या चाहिए इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जैसे मिनिस्ट्रीज में जेंडर बजट सेल्स जीबीसीज होना, जेंडर स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करना, इसको पीएफएम सिस्टम्स में इंटीग्रेट करना। और एक सपोर्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, जेंडर इंडिकेटर्स यूज करना, प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए प्रोग्राम्स का जेंडर ऑडिट करना, ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बिल्ड करना। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स। और करंट स्टेटस क्या है? फिर करंट स्टेटस डिस्कस करो। इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस क्या है। करीब 27 स्टेट्स ने मार्च 2021 तक अडॉप्ट कर लिया था। आयुष्मान भारत जैसी बड़ी स्कीम्स में इंटीग्रेट हो रहा है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी नई इनिशिएटिव्स आई हैं। हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर फोकस है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? फंड्स जो एलोकेट होते हैं वो कभी-कभी पूरे यूज नहीं हो पाते। अंडर यूटिलाइजेशन, बेनिफिट्स शायद सबसे मार्जिनलाइज्ड वुमन तक नहीं पहुंच पाते। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन वीक हो सकता है। और अच्छे जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा की कमी है अभी भी। इंप्लीमेंटेशन गैप्स हैं। कंक्लूजन, फिर वे फॉरवर्ड बताओ, क्या करना चाहिए। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर करना, ग्रास रूट्स लेवल पर कैपेसिटी बिल्ड करना, टेक्नोलॉजी यूज करना मॉनिटरिंग के लिए। सिर्फ पैसा खर्च नहीं करना, एक्चुअल आउटकम्स देखना। कंक्लूड करो कि प्रोग्रेस है पर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की है। मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स मेंशन करके एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी के गोल से कनेक्ट कर सकते हो। सही है। फोकस ऑन आउटकम्स एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। प्रेजेंटेशन टिप। रिक्वायरमेंट्स को व्हाट्स नीडेड की तरह फ्रेम करो, स्टेटस को वेयर आर वी की तरह, चैलेंजेस को स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट्स में बताओ, और वो बड़ा एलोकेशन फिगर 4.49 लाख करोड़ जरूर यूज करो इंपैक्ट दिखाने के लिए। ओके, क्लियर स्ट्रक्चर। अब रुको, और जेंडर बजटिंग का मेन पर्पस और एक चैलेंज बताओ। प्रैक्टिसिंग। मेन पर्पस, मेक बजट्स वर्क फॉर विमेन एम्पावरमेंट। चैलेंज, फंड अंडर यूटिलाइजेशन। ओके, इन शॉर्ट, जेंडर बजटिंग बजट को जेंडर सेंसिटिव बनाता है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इंडिया में प्रोग्रेस है पर फंड यूज और मॉनिटरिंग जैसे चैलेंजेस भी हैं। अंडरस्टूड। क्वेश्चन 2013, What are the reasons for the introduction of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003? Discuss critically its salient features and their effectiveness. Broad micro theme, fiscal responsibility and deficit control. FRBM Act 2003 सरकारी खर्चों पर लगा। ओके, अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। अर्ली 2000s। इमेजिन करो कोई बहुत ज्यादा उधार लेता जाए साल दर साल, प्रॉब्लम होगी ना? हाँ, डेफिनेटली डेट ट्रैप का रिस्क रहता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इंडिया की गवर्नमेंट फाइनेंसेस की थी उस टाइम। पब्लिक डेट बढ़ रहा था तेजी से। 2003 में जीडीपी का 84.3% हो गया था। फिस्कल डेफिसिट भी बहुत हाई था। 2001-2 में करीब 10% ऑफ जीडीपी। Oh, that's quite high. हाँ, तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए एफआरबीएम एक्ट लाया गया 2003 में। बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चों और उधार पर एक रूल बुक, लगाम कसने के लिए। अच्छा, तो इसने रूल सेट किए गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल। जैसे हम अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, इतना सेव करना है, डेट कम करना है, एफआरबीएम एक्ट ने सरकार के लिए टारगेट सेट किए। जैसे इनिशियल टारगेट था फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% तक लाना और रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करना मार्च 2009 तक। ओके, स्पेसिफिक टारगेट्स। और क्या था इस एक्ट में? ट्रांसपेरेंसी पर भी जोर था। सरकार को रेगुलरली अपनी फाइनेंसेस पर रिपोर्ट करना था, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने थे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश थी। ठीक है, टारगेट्स और ट्रांसपेरेंसी। तो इसका डिस्कशन कैसे स्ट्रक्चर करें? रीजंस, फीचर्स, इफेक्टिवनेस। ऐसे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, कॉन्टेक्स्ट सेट करो, एफआरबीएम क्यों जरूरी हुआ, वो डिटीरियोरेटिंग फिस्कल सिचुएशन, हाई डेट 84.3% इन 2003, हाई डेफिसिट 10% इन 2001-2 मेंशन करो नंबर्स के साथ। स्टार्ट विद द व्हाई। कोर लॉजिक, पहले रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन बताऊं, क्यों लाया गया। बढ़ता हुआ पब्लिक डेट 1995 से 2003 तक 14 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा। लगातार हाई डेफिसिट्स 1992 से 2007 तक एवरेज 7.7% ऑफ जीडीपी। इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करनी थी। फिर डिटेल में सेलिएंट फीचर्स बताओ, वो डेफिसिट टारगेट्स, इनिशियल 3% फिस्कल एंड 0 रेवेन्यू डेफिसिट बाय मार्च 2009। बाद में रिवाइज टारगेट्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डेट को 40% ऑफ जीडीपी तक लाना बाय 2024-25। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्वार्टरली रिपोर्टिंग, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी रूल्स। रीजंस हो गए, फीचर्स हो गए, अब इफेक्टिवनेस का क्रिटिकल एनालिसिस। हाँ, फाइनली क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इफेक्टिवनेस। इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट्स डिस्कस करो। फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस बढ़ा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई, शायद रिसोर्स एलोकेशन बेहतर हुआ। और साथ में चैलेंजेस, क्रिटिसिज्म्स भी बताओ। टारगेट्स अक्सर मिस हुए, डेडलाइंस आगे बढ़ानी पड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत रिजिड था, 3% टारगेट ने शायद जरूरी ग्रोथ स्पेंडिंग को रोका। इंप्लीमेंटेशन में गैप्स रहे, और कोविड जैसे बड़े शॉक्स के टाइम तो रूल सस्पेंड करने पड़े। तो मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे हैं, कुछ फायदे, कुछ नुकसान या चैलेंजेस। कंक्लूजन, समराइज करो कि एफआरबीएम एक्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप था फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी की तरफ, पर इसका ट्रैक रिकॉर्ड मिक्स्ड है। अभी भी डिबेट चलती है कि डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी में बैलेंस कैसे बनाएं। एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस मेंशन कर सकते हो। और सिर्फ डेफिसिट नंबर नहीं, स्पेंडिंग की क्वालिटी पर फोकस करना जरूरी है। राइट, क्वालिटी मैटर्स। हाँ। प्रेजेंटेशन टिप। रीजंस को व्हाई नीडेड की तरह फ्रेम करो, फीचर्स को व्हाट डिड इट डू, इफेक्टिवनेस को सक्सेसेस, इंप्रूवमेंट्स वर्सेस फेलियर्स, क्रिटिसिज्म्स में डिवाइड करके बैलेंस दिखाओ। बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव इज की। पॉज करके एफआरबीएम एक्ट लाने का एक मेन रीजन और उसका एक फीचर बताओ। प्रैक्टिसिंग। रीजन, माउंटिंग पब्लिक डेट। फीचर, फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स। ओके, बेसिकली एफआरबीएम एक्ट गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और बोरोइंग को कंट्रोल करने लिए रूल्स बनाता है। डिसिप्लिन आया पर टारगेट्स मीट करना और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना चैलेंज रहा है। अंडरस्टूड। Question 2013. What is the meaning of the term tax expenditure? Taking the housing sector as an example, discuss how it influences the budgetary policies of the government. Broad, micro, theme. Fiscal policy tools and sectoral impact. Tax expenditure. छुपी हुई सरकारी मदद. Housing sector का एग्जाम्पल. सरकार सिर्फ डायरेक्ट पैसा खर्च करके ही हेल्प नहीं करती, कभी कभी वो टैक्स माफ करके भी सपोर्ट करती है। अच्छा, टैक्स माफ करके कैसे? इसी को कहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। मतलब वो रेवेन्यू जो सरकार कलेक्ट कर सकती थी
पर उसने टैक्स ब्रेक्स, डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस देके कलेक्ट नहीं किया, फोरगो कर दिया। एक तरह की छुपी हुई इनडायरेक्ट सब्सिडी। ओके, रेवेन्यू फोरगॉन थ्रू टैक्स कंसेशंस, समझ गई। हाउसिंग सेक्टर इसका एग्जाम्पल कैसे है? हाउसिंग सेक्टर इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे होम लोन लेते हैं लोग, तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट पर और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है ना। हाँ, सेक्शन 24 और एटीसी में, बिल्कुल। ये टैक्स एक्सपेंडिचर है। या फिर जैसे 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घरों पर कोई नोशनल रेंट टैक्स नहीं लगता। ये सब बेनिफिट्स घर खरीदना अट्रैक्टिव बनाते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने रेंटल इनकम पर टीडीएस लिमिट 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। ये भी एक तरह का सपोर्ट है टैक्स सिस्टम के थ्रू। सही है। ये सब एग्जाम्पल्स टैक्स एक्सपेंडिचर के हैं, लेकिन इससे सरकार का रेवेन्यू तो कम होता होगा। एग्जैक्टली, यही इसका इंपैक्ट है बजट पर। यूएस में सिर्फ होम मॉर्गेज इंटरेस्ट डिडक्शन से गवर्नमेंट को $29 बिलियन का रेवेन्यू लॉस होता है एनुअली। इंडिया में भी अमाउंट सिग्निफिकेंट होगा। तो इसको बजट पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे डिस्कस करें? स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है। इंट्रोडक्शन, डिफाइन करो टैक्स एक्सपेंडिचर को क्लियरली। रेवेन्यू फोरगॉन वाया कंसेशंस, एग्जेम्पशंस टू प्रमोट स्पेसिफिक एक्टिविटीज। हाउसिंग सेक्टर को प्राइम एग्जांपल की तरह यूज करो। स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड एग्जांपल। कोर, लॉजिक, पहले समझाओ अंडरस्टैंडिंग टैक्स एक्सपेंडिचर इन हाउसिंग। कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दो। होम लोन इंटरेस्ट सेक 24 and principal sec ATC deductions, nil annual value for self-occupied properties, वो recent TDS limit increase for rent। फिर डिस्कस करो इसका impact on budgetary policies, बजट पर क्या असर पड़ता है। रेवेन्यू implications, significant revenue फोरगॉन होता है, सरकार की कमाई कम होती है। ये एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज को इन्फ्लुएंस करता है। सरकार को उस लॉस्ट रेवेन्यू को डायरेक्ट स्पेंडिंग के साथ बैलेंस करना पड़ता है। जैसे हाउसिंग मिनिस्ट्री को बजट 24-25 में 82,576.57 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ये सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से भी लिंक होता है। सरकार डायरेक्ट स्कीम्स जैसे पीएमएयू बन, जिसको 30,171 करोड़ मिले 24-25 में, यूज करती है सपोर्ट टारगेट करने के लिए। अच्छा, रेवेन्यू लॉस, स्पेंडिंग प्रायोरिटीज, सोशल स्कीम से लिंक। और फिर पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स आउटलाइन करो। एक तरफ इकोनॉमिक स्टिमुलस देना है, हाउसिंग सेक्टर कंस्ट्रक्शन, जॉब्स बढ़ाता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, पीएमएवाई, जिसका ओवरऑल एलोकेशन 10 लाख करोड़ रुपए है, और दूसरी तरफ फिस्कल बैलेंस पर प्रेशर आता है रेवेन्यू लॉस के कारण। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। सही है, बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट का ट्रेड ऑफ। कंक्लूड करो कि टैक्स एक्सपेंडिचर का स्ट्रेटेजिक यूज जरूरी है, ग्रोथ प्रमोशन और फिस्कल प्रूडेंस को बैलेंस करना पड़ता है। हाउसिंग फॉर ऑल जैसे गोल सपोर्ट करते हुए फिस्कल इंपैक्ट को मॉनिटर करना की है सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए। इसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या पीएम गति शक्ति जैसे ब्रॉडर गोल से भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, स्ट्रेटेजिक यूज एंड मॉनिटरिंग आर इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन टिप। डेफिनेशन से स्टार्ट करो। टैक्स एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फोरगॉन रेवेन्यू इज इक्वल टू इनडायरेक्ट सब्सिडी। हाउसिंग एग्जांपल्स को रिलेटेबल रखो, होम लोन डिडक्शन कॉमन है। इंपैक्ट को ट्रेड ऑफ्स की तरह प्रेजेंट करो। बेनिफिट, स्टिमुलस, सोशल गोल्स वर्सेस कॉस्ट, रेवेन्यू लॉस, फिस्कल प्रेशर। गुड फ्रेमवर्क। ट्रेड ऑफ्स हेल्प अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। अब रुको, और टैक्स एक्सपेंडिचर का मतलब और हाउसिंग सेक्टर में इसका एक एग्जांपल एक्सप्लेन करो। प्रैक्टिसिंग। टैक्स एक्सपेंडिचर इक्वल्स रेवेन्यू फॉरगॉन। एग्जांपल, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। ओके, इन शॉर्ट, टैक्स एक्सपेंडिचर वो टैक्स है जो सरकार माफ कर देती है स्पेसिफिक सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे हाउसिंग में होम लोन पर डिडक्शंस। इसका बजट पर इंपैक्ट होता है और पॉलिसी ट्रेड ऑफ्स इन्वॉल्व होते हैं। Clear. क्वेश्चन 2013 डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजंस फॉर डिले इन रोल आउट फॉर इट्स regime। ब्रॉड माइक्रो थीम, जीएसटी जेनेसिस एंड चैलेंजेस। जीएसटी का सफर क्यों जरूरी था और देर क्यों लगी। हमने जीएसटी के इंपैक्ट और सब्ज्यूम टैक्सेस की बात की। अब देखते हैं कि आखिर जीएसटी लाया ही क्यों गया था, रैशनल क्या था। हाँ, द फंडामेंटल व्हाई। और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था तो इसके रोल आउट में इतनी देरी क्यों हुई। इट टुक सो लॉन्ग। बेसिकली द व्हाई एंड व्हाई द वेट ऑफ जीएसटी। राइट, रैशनल एंड डिले। तो रैशनल क्या था? रैशनल काफी क्लियर था। बिग आइडिया, वन नेशन वन टैक्स। पुराना सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, मल्टीपल टैक्सेस थे, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स और ना जाने क्या क्या। हर स्टेट के अलग रूल्स थे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। हाँ, कैस्केडिंग वाज अ बिग इशू। जीएसटी ने इसको फिक्स करने का एम किया। कैसे? 1. टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके, बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके। 2. एक कॉमन नेशनल मार्केट बना के स्टेट्स के बीच बिजनेस करना आसान बना के। 3. कैस्केडिंग इफेक्ट को इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मैकेनिज्म से एलिमिनेट करके बिजनेसेस को इनपुट पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। ओके, सिंप्लीफिकेशन, कॉमन मार्केट, आईटीसी। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या एक्सपेक्ट किए गए थे? प्रॉमिस्ड इकोनॉमिक बेनिफिट से बेटर टैक्स कंप्लायंस, कलेक्शंस FY 1923 में 10.9% CAGR से बढ़े हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम करना, ट्रक्स का स्टेट्स के बीच मूवमेंट स्मूथ हुआ, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को इंप्रूव करना और ज्यादा बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। तो फायदे तो काफी लग रहे हैं। फिर इसके रोल आउट में इतने डिले क्यों हुए? क्रिटिकली एनालाइज करना है रीजंस को। हाँ, डिले के रीजंस कॉम्प्लेक्स थे। पहला, पॉलिटिकल चैलेंजेस। ये सबसे बड़ा फैक्टर था शायद। सेंटर और सभी स्टेट्स को एक पेज पर लाना बहुत मुश्किल था। इश्यूज क्या थे? डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट, कौन सा टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराना, स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस का कॉम्पेंसेशन कैसे मिलेगा, वो कॉम्पेंसेशन एक्ट वाली बात, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला पर कंसेंसस बनाना, इसमें सालों लग गए। हाँ, पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना इतने बड़े रिफॉर्म के लिए टफ होता है। दूसरा, टेक्निकल हर्डल्स। इतना बड़ा टैक्स चेंज इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम चाहिए था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN को रेडी करना एक मेजर टास्क था। बिजनेसेस, स्पेशली स्मॉल वाले SMEs, उनको अपने अकाउंटिंग और आईटी सिस्टम्स को अडैप्ट करने में टाइम लगा। शुरू में कंप्लायंस प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स लगा बहुत लोगों को। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस रेडीनेस इंपॉर्टेंट था। 3. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उस टाइम के दूसरे इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे डिमोनेटाइजेशन जो थोड़ा पहले हुआ था, उसने भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की। GST के मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर पर डिबेट, एक्सपोर्टर्स को शुरू में कैश फ्लो की दिक्कत आना, ये सब फैक्टर्स भी थे जिन्होंने रोल आउट फेज में चैलेंजेस क्रिएट किए। ओके, पॉलिटिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स सबने कंट्रीब्यूट किया डीले में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर सिंपल रखो। इंट्रोडक्शन, GST को फ्रेम करो एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह।
वन नेशन वन टैक्स, Significant. मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म, Okay. Intro about GST significance. कोर लॉजिक, पहले रैशनल फॉर जीएसटी एक्सप्लेन करो, बेनिफिट्स को ग्रुप करो, टैक्स सिंप्लीफिकेशन एंड एफिशिएंसी, कंसोलिडेशन, आईटीसी, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कंप्लायंस, रेवेन्यू ग्रोथ वो 10.9% CAGR मेंशन करो, लॉजिस्टिक सेविंग्स, कंपेटिटिव एडवांटेज, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट्स, फॉर्मलाइजेशन, फिर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंप्लीमेंटेशन डिलेज दो, रीजंस को कैटेगराइज करो, पॉलिटिकल चैलेंजेस, सेंटर स्टेट कंसेंसस, कॉम्पनसेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, टेक्निकल हर्डल्स, जीएसटी एंड रेडीनेस, बिजनेस एडेप्टेशन, एसएमई कंप्लायंस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, demonetization impact, rate structure, exporter issues. Rational अलग, delays अलग. Clear categories. Conclusion. कंक्लूड करो कि डिलेज और इनिशियल चैलेंजेस के बावजूद जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है, जैसे टैक्स बुओयेंसी 1.1 हो गई है, मतलब रेवेन्यू जीडीपी से तेज बढ़ रहा है, कलेक्शंस बढ़ रहे हैं. एम्फसाइज करो कि ये एक इवॉल्विंग रिफॉर्म है, जीएसटी काउंसिल रेगुलर मीटिंग्स करके इश्यूज एड्रेस कर रही है. सही है. It's a work in progress. Presentation tip. रैशनल को वाई जीएसटी सेक्शन में क्लियर बेनिफिट्स के साथ लिस्ट करो. डिलेज को व्हाट टुक सो लॉन्ग सेक्शन में पॉलिटिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करो. सेपरेशन हेल्प्स क्लैरिटी. Good idea. Makes the story flow better. पॉज करके जीएसटी लाने का एक मेन रीजन और उसके डिले का एक रीजन बताओ. प्रैक्टिसिंग. Rational. Simplify taxes and end cascading. Delay. Political consensus issues. Okay. सो बेसिकली जीएसटी सिंप्लीफाई करने, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए लाया गया, लेकिन पॉलिटिकल एग्रीमेंट, टेक्निकल रेडीनेस और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इसके रोल आउट में देरी हुई. Got it. Completely. वाओ, क्या सफर था ये इंडियन गवर्नमेंट बजटिंग और टैक्सेशन की दुनिया में. बहुत कुछ कवर किया ना हमने. काफी यार, काफी ग्राउंड कवर किया. एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया पूरे लैंडस्केप का. Let's quickly recap. मेन थीम्स क्या थे जो हमने एक्सप्लोर किया. हाँ, एक क्विक समरी हो जाए. पहला, कैपिटल बजट, फ्यूचर एसेट्स और रेवेन्यू बजट, रनिंग कॉस्ट का फंडामेंटल डिफरेंस और उनके कंपोनेंट समझे. बिल्कुल, वो फाउंडेशन था. फिर जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट देखा, प्रॉमिस, सेस मैकेनिज्म और पैंडेमिक का टेस्ट जिससे फेडरल फ्रिक्शन हुआ. हाँ, वो सेंटर स्टेट डायनामिक्स इंपॉर्टेंट थे. पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के पोस्ट लिबरलाइजेशन चैलेंजेस, फिस्कल प्रेशर, क्वालिटी, एलोकेशन और उनके लिए रिफॉर्म्स, डीबीटी टेक डिस्कस किए. फिस्कल डिसिप्लिन का ऑनगोइंग स्ट्रगल. लिस्ट किया कौन से टैक्सेस जीएसटी में शामिल हुए और उसका रेवेन्यू पर पॉजिटिव असर देखा. अब शुरू के इश्यूज के बाद जीएसटी का एवोल्यूशन. 2018 के एलसीजीटी 10% टैक्स 1L ग्रैंडफादरिंग और डीडीटी कंपनी से शेयर होल्डर पर शिफ्ट चेंजेस को एग्जामिन किया. कैपिटल मार्केट टैक्सेशन. बजट 2017-18 का टेक इंडिया विजन, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज, क्लीन और उसके इनिशिएटिव्स को अनपैक किया. बजट थीम्स का इंपॉर्टेंस. जेंडर बजटिंग की जरूरत, रिक्वायरमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, प्रोग्रेस और चैलेंजेस, यूटिलाइजेशन, मॉनिटरिंग इंडिया में एक्सप्लोर किए. सोशल इक्विटी थ्रू बजट. एफआरबीएम एक्ट का रैशनल, डेट डेफिसिट कंट्रोल, फीचर्स, टारगेट्स, फ्रेमवर्क और उसकी मिक्स्ड इफेक्टिवनेस, डिसिप्लिन वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी को समझा. फिस्कल रूल्स का इंपैक्ट. टैक्स एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू फॉरगॉन को हाउसिंग सेक्टर के एग्जांपल, डिडक्शन से डिफाइन किया और बजट पॉलिसी पर उसका इन्फ्लुएंस, ट्रेड ऑफ्स देखा. इनडायरेक्ट सपोर्ट मैकेनिज्म्स. और फाइनली जीएसटी लाने का रैशनल, सिंप्लीफिकेशन, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और उसके इंप्लीमेंटेशन में हुई देरी के रीजंस, पॉलिटिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को क्रिटिकली एनालाइज किया. जीएसटी की बुरी कहानी. तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई. हाँ, अब थोड़ा स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं. आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, ये 6 पॉइंट्स ध्यान में रखो दोस्त. ओके, स्ट्रक्चर टिप्स. लेट्स हियर देम. 1. किसी भी आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करोगे, वो बेसिक फ्लो याद है ना. इंट्रोडक्शन, हुक, कॉन्टेक्स्ट, कोर, लॉजिक, डिटेल्स को 2-3 पार्ट्स में ब्रेक करो. कंक्लूजन, टेक अवे, इनसाइट. लॉजिकल फ्लो मेंटेन करना है. इंट्रो, कोर, कंक्लूजन. बेसिक फ्रेमवर्क. 2. कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बजट के लिए सिंपल विजुअल एड क्या हो सकता है. हिंट, एक साइड बाय साइड टेबल या कंपैरिजन चार्ट बेस्ट रहता है. विजुअल्स हेल्प. सही है. 3. जीएसटी कॉम्पेंसेशन एक्ट के कोविड इंपैक्ट को कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हो. हिंट, एक फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम, एक्ट, मैकेनिज्म, क्राइसिस, टेंशन, सॉल्यूशन, नीडेड सीक्वेंस विजुअलाइज करने में हेल्प करता है. फ्लो चार्ट फॉर प्रोसेसेस. गुड आइडिया. 4. पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के चैलेंजेस याद रखने का अच्छा तरीका क्या है. हिंट, उनको क्लियरली कैटेगराइज करो. फिस्कल प्रेशर, क्वालिटी इश्यूज, एलोकेशन इश्यूज. कैटेगराइजेशन एड्स मेमोरी. 5. एफआरबीएम एक्ट की इफेक्टिवनेस डिस्कस करते टाइम क्या जरूरी है. हिंट, हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू दो. पॉजिटिव्स इंप्रूवमेंट्स के साथ चैलेंजेस क्रिटिसिज्म्स भी बताओ. बैलेंस इज क्रूशियल फॉर क्रिटिकल एनालिसिस. 6. जीएसटी रैशनल और डिलेस को क्लियरली सेपरेट कैसे करोगे. हिंट, अपने माइंड में या नोट्स में 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस रखो. वाई जीएसटी बेनिफिट्स और वाई द वेट ऑब्स्टैकल्स. क्लियर सेपरेशन फॉर क्लैरिटी. सही है. ये 6 पॉइंट्स यूजफुल हैं प्रेजेंटेशन के लिए. बिल्कुल सही. अब तुम अपने वर्ड्स में इनमें से किसी एक टॉपिक का स्ट्रक्चर बताओ. जैसे तुम किसी को समझा रहे हो, हाउ वुड यू प्रेजेंट इट. वो फ्लो सोचो, प्रैक्टिस करो इमेजिन करके कि तुम एक्सप्लेन कर रहे हो. अच्छी एक्सरसाइज है ये प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए. ओके, एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं सोचने के लिए. ओके, क्या? हमने इतने सारे रूल्स और रिफॉर्म्स डिस्कस किए, एफआरबीएम, जीएसटी, पीएम मेजर्स, जेंडर बजटिंग, पर इतने सब के बाद भी क्या इंडिया का पब्लिक स्पेंडिंग सच में उतना एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बन पाया है जितना हो सकता है हर जगह. डीप क्वेश्चन है. एफिशिएंसी एंड इंपैक्ट असेसमेंट. और आगे देखते हुए कौन से नेक्स्ट बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है ताकि सरकार जो हर एक रुपया खर्च करती है उसे मैक्सिमम वैल्यू निकले. थोड़ा सोच लो इस पर. इंटरेस्टिंग फूड फॉर थॉट. वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर. चलो फिर अब टर्न है लिसनर्स का. इन आइडियाज को, इन स्ट्रक्चर्स को अपनी आवाज में नरेट करने की कोशिश करो. थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, समझे. हाँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ. बिल्कुल. सी यू देन.